हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन पे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने जो है शुरू कर दिया है। ओके, और इससे प्रीवियस वाले सेशंस में हमने बेसिकली जो है पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म नेम एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड जो है चीज़ें डिस्कस किया था। राइट, कितने तरीके के पार्टनर होते हैं। ओके, और दूसरा बताया था हमने पार्टनरशिप फर्म जो है या तो बाय एग्रीमेंट हो सकता है या तो बाय विल हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। आज जो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों, दैट इज द व्हाट कॉल्ड एज, जो पार्टनर है फर्म के, उनके राइट्स एंड उनकी ड्यूटीज जो है वो क्या होंगी। राइट, तो राइट्स एंड ड्यूटीज जो है बेसिकली जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक है। कुछ और सेक्शंस है 27, 33, 29, ये सारी भी जो सेक्शंस है कहीं कहीं पे, पूरे तो नहीं बट कहीं कहीं पे जो है पार्टनर्स के राइट्स को और पार्टनर्स की ड्यूटीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो बट कोई बात नहीं है, जब वो सेक्शंस आएगा तो उस पर भी हम जो थोड़े बहुत राइट्स रह जाएंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे। पर जो मेन राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर के, वो सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक के दिए हुए। तो इस सेक्शन के जरिए हमें यह समझना है कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स हैं एंड पार्टनर्स की कौन कौन से ड्यूटीज है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने एक काम भी किया हुआ है कि इस सेक्शंस को पढ़ते वक्त जितने भी राइट्स आएंगे, जितने भी ड्यूटीज आएंगी, उसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया है और उसके लिए एक छोटी सी टिप्स बनाई हुई है ताकि आप उस टिप्स के जरिए सारे के सारे राइट्स को और सारे के सारे ड्यूटीज को आप याद कर सकते हैं। तो लॉजिकली समझना है, मैकेनिकली याद करना है, ताकि आपका जो पेपर है, एग्जाम पेपर है दोस्तों, हिट होना चाहिए, है ना। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। आज यहां से हमारा सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 8 तक हमने कवर कर लिया था। सेक्शन नंबर 9 पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड एज जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो सेक्शन 9 बोलता है दोस्तों जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि पार्टनर्स आर बाउंड, तो जो भी फर्म के पार्टनर हैं, है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। इस शब्द को हम सबसे पहले समझते हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नाउ कहने का मतलब क्या होगा कि जितने भी पार्टनर है, से सपोज ए बी सी आर द पार्टनर, जिनने फर्म बनाया, जिनने क्या बनाया है, फर्म बनाया है, क्या करने के लिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था बिजनेस का मतलब क्या हो गया, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। राइट, अच्छा, इस बिजनेस से क्या होएगा दोस्तों, डेफिनेटली इस बिजनेस हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दो चीजें कमाने के लिए। नंबर 1 इज प्रॉफिट, नंबर 1 इज प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही है यहां पे। ओके, और दूसरा हम क्या कमाते हैं दोस्तों, गुडविल। और ये दोनों ही चीजें आपकी पार्टनरशिप अकाउंट में जो है वो अपीयर होते हैं। राइट, तो यहां पे तो हम थ्योरेटिकली करें, अकाउंट्स में जो है वो आप पार्टनरशिप जब अकाउंटिंग आप करोगे तो उनका जो इंपैक्ट है आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, यस, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखता है और गुडविल जो लेके आते हैं पार्टनर्स वो भी दिखते हैं ना, बहुत सारे सिचुएशंस आपने देखे होंगे वहां पे। राइट, ओके, नाउ अब बात ये आ रही है सर कि ये जितने भी पार्टनर हैं, ये ए बी सी है ना, इनको बिजनेस करना पड़ेगा। किसके लिए दोस्तों, फर्म के लिए। किसके लिए, फर्म के लिए। तो फर्म के बिहाफ पे उनको बिजनेस करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अनलाइक कंपनीज, ये पार्टनर्स जो है इसी प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। तो कहने का मतलब ये कि एक बार आप अगर फर्म के पार्टनर हो गए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, अगर आप एक बार किसी फर्म के पार्टनर हो गए तो आप याद रख लीजिए एक चीज दोस्तों, क्या, रिस्ट्रेंट, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। याद आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। ये अगर पॉइंट याद आ रहा हो आपको, हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 27, जहां पे बोला गया था कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको ट्रेड करने से रोकता है वो क्या कहलाएगा, वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, है कि नहीं। यस,
अब इस सिचुएशन में आप समझना जरा, अगर इसी सेक्शन को हमें आप अप्लाई करें कि ए बी सी पार्टनर हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, ओके, एंड बिजनेस कर ए बी सी पार्टनरशिप फर्म में, और ए जो है इसमें सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस इंडिविजुअली भी कर रहा है, और विथ सम थर्ड पार्टी कर रहा है सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस को। तो बताओ क्या इस बिजनेस को हम कंटिन्यू करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए पहला पॉइंट बोलता है टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट मतलब अब यहां पे अगर आप कॉम्पिटिंग बिजनेस करते हो, मतलब इस बिजनेस से सपोज मान लो ए बी सी है और यहाँ पे डी है, तो अब जो है ए और डी के साथ मिलके कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 10 लाख का, और ए एंड डी ने जो इंडिविजुअली बिजनेस किया था अपार्ट फ्रॉम द फर्म, वहां पे उनने कमाया 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए कौन ले गया? डी, और 2.5 लाख किसको मिला? ए को। तो ये 2.5 लाख भी किसकी इनकम मान ली जाएगी? फर्म की इनकम मान ली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो कहने का मतलब क्या बोल रहे भाई, दिस इज द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। आ रहा है बात समझ में? यस। अब सर ये बात आ रही है, ठीक है चलो ये पैसा तो आ गया। आगे नॉर्मली क्या है कि पार्टनरशिप डीड जो है आपको अलाउ नहीं करेगा कॉम्पिटिंग बिजनेस करने, और अगर आप कॉम्पिटिंग बिजनेस करते हो और उसमें से कोई प्रॉफिट आता है तो दैट प्रॉफिट मस्ट अकाउंट टू द फर्म। आ गया बात समझ में? यस और नो? यस। बट कब? जब ये बिजनेस कॉम्पिटिंग बिजनेस होगा। तो चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो ये बोलते हैं साहब बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एज शुगर रिफाइनर्स। C was authorized to buy sugar for the firm. फर्म के लिए जो शुगर बाय करना था उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? C को। He without B's knowledge, तो B को उसने नहीं बताया, जो उसका पार्टनर था, supplied to the firm his own sugar at the market price। तो वो बोला मैं खरीद के नहीं लाता, मेरे घर पे ही शुगर रखा हुआ था, वो मैं आपको प्रोवाइड करता, बट एट द मार्केट प्राइस। अब चूंकि उसकी खुद की शुगर थी, यस और नो, तो उसने ऐसा कोई पे तो किया नहीं होगा। तो ये बोलता है he had bought the sugar at a lower price and thus made a considerable profit। तो अब मार्केट में अगर सपोज मान लो 50 रुपए का था, तो वो बोलता है भाई साहब मैंने 50 में खरीदा। अब इसके पास ऑलरेडी घर पे शुगर रखी हुई थी, बोला चलो साहब ठीक है कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जो है ना 40 रुपए में खरीद लेता हूं फर्म को। तो सी ने क्या बोला, सी की खुद की शुगर थी, तो उसने बोला चलो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं ले लेता हूं। मतलब ये 40 रुपए किसके जेब में गया? सी के ही जेब में गया, क्योंकि सी ने किसी आउटसाइडर को पे नहीं किया। अच्छा अब इसमें से क्या 10 रुपए का फायदा हुआ? हाँ 10 रुपए का फायदा हुआ। तो ये जो 10 रुपए का फायदा है ये सी नहीं लेगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये कौन लेगा? बी एंड सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस। तो जो भी बिजनेस आप करोगे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, तो अब ये जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट सी इज नॉट परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड बट within his house, right? And as a result he earns some more extraneous profit, so that extraneous profit is accounted to firm and not on to the individual account. I hope I am clear? Yes. तो पहला क्या बोल दिया इसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, द कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, जस्ट बी फेथफुल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? भरोसेमंद। मतलब क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मतलब जो भी बातें एक दूसरे के साथ आप शेयर करिए। इंडिविजुअल प्रॉफिट कमाने की आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके। दूसरा बोलता है जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया हो, जो भी इनकम आ रही, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इट शुड बी डिस्क्लोज टू बोथ द पार्टीज, राइट? दैट इज बी एंड सी। एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, राइट? ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं बट बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, सारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर होनी चाहिए टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब लॉयर को, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सारे पार्टनर को फर्म की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, सारे अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ड्यूटीज, अब अगर आप ये देखोगे सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ये नॉर्मली बोल रहा है कि पार्टनर्स आर बाउंड। बाउंड मतलब क्या हो गया, एक ड्यूटी होगी। तो अगर एक पार्टनर की ये ड्यूटी है कि भैया इंफॉर्मेशन आप जो है दूसरे पार्टनर को शेयर करो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बाकी के पार्टनर्स की राइट्स हैं दूसरे पार्टनर से इंफॉर्मेशन लेने की। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो अगर मैंने बोला बी की लायबिलिटी है कि जो है वो सारी इंफॉर्मेशन सी को दे, तो कहने का मतलब क्या हो गया, सी के पास अधिकार आ गया कि वो बी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। बोलो हाँ या ना? यस। तो एक जगह पे वही राइट्स हो गया और एक जगह पे वही क्या हो गया, ड्यूटीज हो गया। तो मैं ये इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं दोस्तों कि आपको एक तो थ्योरी लिखने में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ये जो इंफॉर्मेशन देने की बात है, ये तो ड्यूटीज में राइट्स में आ सकता है क्या? ऑब्वियसली राइट्स में आ सकता है। अगर एक पार्टनर की ड्यूटीज है इंफॉर्मेशन देना, तो दूसरे पार्टनर के लिए राइट हो जाएगा इंफॉर्मेशन को लेना। तो पार्टनर के लिए ये ड्यूटीज भी है और पार्टनर के लिए राइट्स भी है। मैं आपको दोनों जगह दिखाऊंगा। तो अब चूंकि यहाँ पे ये बाउंड लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये ड्यूटीज की बात कर रहा है। तो सेक्शन 9 इज स्पेसिफिकली फॉर ड्यूटी। बट ऑन अदर हैंड आप देखोगे, इनडायरेक्टली आप देखोगे, तो सेक्शन 9 राइट्स भी प्रोवाइड कर रहा है बाकी दूसरे पार्टनर को। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो इस राइट्स को इसने सेपरेटली यहाँ पे कवर भी किया, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ओके, ये देख लीजिए आप, ये रहा। Every partner has a right to have access and to inspect and copy any of the books of the firm. आगे बात समझिए। तो जो सेक्शन 9 की ड्यूटीज थी, सेक्शन 9 की जो ड्यूटीज थी वो सेक्शन 12 के डी में। तो अब अगर यहाँ पे आप सेक्शन वगैरह नहीं भी याद करते हो, नॉर्मली आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेक्शन के साथ आप याद कर सको चीजों को, ठीक है। तो सेक्शन 9 ने ये बोल दिया कि भैया इंफॉर्मेशन देना क्या हो गया, ड्यूटी। तो सेक्शन 12D बोल दिया इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना पार्टनर के लिए क्या है, राइट्स है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए 12D यहां पे कवर कर लिया, यहां पे सेक्शन 9 आपका पूरा कवर हो गया। तो सेक्शन 9 से आप याद कर लो ड्यूटीज क्या था दोस्तों, जल्दी बोलो। कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ये देखो समरी आ गई, आगे समरी भी यहां पे देखो कवर करेंगे हम पूरा, ठीक है। दूसरा आगे टू ऑब्जर्व फेथ, है ना, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, भरोसा। तो ये दोनों पॉइंट जो है दोस्तों वो सेक्शन नंबर 9 से आगे। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो चलिए सेक्शन 9 कवर हो गया, बहुत बढ़िया। सेक्शन 10 बोलता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, अगर बी सी के साथ धोखा करता है या सी बी के साथ धोखा करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो उसकी वजह से अगर बी को लॉस हुआ है, राइट, तो सी प्रोवाइड करेगा, बेयर करेगा उस लॉस को। और अगर बी ने सी पे लॉस किया हुआ है, बी ने सी पे फ्रॉड किया हुआ है, तो सी को लॉस हुआ तो बी ने जो है उस लॉस को जो है वो बेयर करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ? यस। देखो लिखा है एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय इज फ्रॉड, है ना। तो अब जो बात मैं कर रहा हूं, बी एंड सी ये इंडिविजुअल पार्टनर है, यस नो। तो अगर बी सी के लॉस को बेयर कर रहा है, आ रहा है बात समझ? बी ने क्या किया, फ्रॉड किया सी के साथ और सी को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब ये जो है बी इस लॉस को क्या करेगा, पे करेगा, यस नो। नॉर्मली ये पे किसको करेगा, फर्म को, और एज अ रिजल्ट ये लॉस जो है, जो सी का लॉस हुआ है वो बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा दोस्तों, बी करेगा। किसके थ्रू, फर्म के थ्रू। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, सी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बट बी और सी मिल गए तो क्या बन गया, फर्म बन गया। तो नाम के लिए मैं बोल सकता हूं फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। तो फर्म कौन है, कंसोलिडेटेड ग्रुप ऑफ पार्टनर, एंड पार्टनर कौन होता है, इंडिविजुअल। तो अगर लीगली आप इसको समझे, लॉजिकली आप इसको समझो, तो पार्टनर एंड फर्म आर वन ऑफ द सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कंपनी में बोलता हूं, कंपनी में जो डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कौन हो गया, इंडिविजुअल, और क्यूमुलेटिव ग्रुप ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर आपसे ये कोई बोलता है कि क्या डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम है, तो नहीं, डायरेक्टर अलग चीज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग चीज है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर अलग है, डायरेक्टर का पावर अलग है। आ रहा है बात समझ में? यस। सेम वे पे फर्म पे
तो पार्टनर अलग चीज है और फर्म जो है अलग चीज है ना। पर यहां पे मैंने क्या बोला, पार्टनर इंडिविजुअल है और अगर ग्रुप ऑफ पार्टनर कर दो तो क्या बन जाएगा, फर्म। आगे बात समझ में, यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर इंडिविजुअली अगर कोई भी काम करता है तो मैं ये मान के चलूंगा फर्म के लिए कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, म्यूचुअल एजेंसी। आ रहा है बात समझ में, यस। और उसमें से अगर कई सारे लोग जो है, वहां पे क्या लिखा हुआ था, एनी बिजनेस carried on by all or any of them for all, है ना। तो अगर सब लोग मिलके फर्म पूरा काम करें, मतलब सारे पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं तो फर्म है। और अगर सारे पार्टनर मिलके काम नहीं कर रहे, उसमें से कोई एक या दो पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, राइट, यस, तो भी यही माना जाएगा कि वो फर्म के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो बाकी के पार्टनर इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी उस प्रॉफिट के हकदार होंगे जो उन एक्टिविटीज से फर्म में आएगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। तो बिल्कुल, तो कहने का मतलब क्या हो गया, शब्द अगर आप समझेंगे पार्टनर और फर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट अगर आप लॉजिकली इनको कहेंगे तो यस, बोथ आर द सेम। आ गया बात समझ में, यस, ओके। नाउ अब तो यहां पे मैंने क्या बात किया कि अगर किसी भी पार्टनर की वजह से फर्म को लॉस हुआ है, क्या बोला मैंने, किसी भी पार्टनर की वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो वो पार्टनर उस लॉस की रिकवरी देगा। बात समझ में आ गई, यस और नो। ए बी सी पार्टनर थे, उसमें से ए ने गड़बड़ी की, जिसकी फ्रॉड किया, जिसकी वजह से फर्म को क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो वो लॉस की भरपाई जो है ए करेगा और बाकी के जो पार्टनर होंगे होने वाले जो प्रॉफिट थे जो नहीं हुआ वो कौन बेयर करेगा, ए। और वो जो बेयर कर रहा है तो अब जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया उसको कौन शेयर करेगा, ए, बी और सी करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, ओके। नाउ सेम वे पे अगर मैं ये बोलूं कि पार्टनर ने यहां पे, तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनिफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो यहां पे फ्रॉड कौन किया दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, पार्टनर ने किया। किसने किया, पार्टनर ने किया। अच्छा ये भी हो सकता है कि फर्म फ्रॉड कर जाए, क्या फर्म भी फ्रॉड कर सकती है, बोलो जरा फटाफट से। अब देख रहे हैं यहां पे एक राइट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, देन उसके हिसाब से आपको मैं जो है इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। नाउ सी, तो एक तो मैंने आपको दिखाया कि यहां पे क्या है, पार्टनर जो है, राइट, पार्टनर जो है लॉस को इंडेमनिफाई करे इफ देयर इज अ फ्रॉड। दूसरा, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। नाउ अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये भी लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर है। तो देखिए एक दो जगह इंडेमनिफाई की बात हुई है, तो आगे मैं इंडेमनिफाई की बात करता हूं, ठीक है। तो एक इंडेमनिफाई क्या हुआ, सेक्शन नंबर ये रखे, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो अगर ए बी सी पार्टनर है और कहने का मतलब ए ने फ्रॉड किया हो तो ए भरपाई करेगा, ए बी ने मिलकर फ्रॉड किया हो तो ए बी मिलकर भरपाई करेंगे, और ए बी सी तीनों ने मिलकर फ्रॉड किया हो तो तीनों उस लॉस को भरपाई करेंगे और फर्म के पास प्रॉफिट आ जाएगी। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस, बिल्कुल। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है, देखिएगा किधर गया, ये रहा, a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect। तो दोनों में फर्क क्या था, सेक्शन नंबर 10 एंड 12F में फर्क क्या है। सेक्शन 10 बोल रहा है कि वो फ्रॉड हुआ है, अगर वहां पे फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है तो पार्टनर की लायबिलिटी बनती है टू इंडेमनिफाई लॉस। और अगर विलफुल निग्लेक्ट है, मतलब यहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं आ रही, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, फ्रॉड की बात कर रहे हैं, क्योंकि विलफुल निग्लेक्ट भी अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो इसे भी डीम्ड फ्रॉड बोला गया। बोलो हाँ या ना, यस। जानते हुए भी साइलेंस क्या नहीं बताना है ना, फैक्ट को छुपाना, राइट। और जबकि आपको ड्यूटी दी जा रही है तो ड्यूटी टू स्पीक बट साइलेंस मेंटेन, डीम्ड फ्रॉड। याद आया क्या, यस। और उसकी वजह से लॉस हुआ तो भी पार्टनर टू इंडेमनिफाई लॉस।
आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर दोस्तों क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट, गलती से गलती हो गई, आ गया बात समझ में? यस। और उसकी वजह से लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, वहां पे बाकी के जितने भी पार्टनर्स होंगे तो उस लॉस को बेयर करेंगे, एज सिंपल एज दैट। यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मिस्टेक हो गया या मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया, गलती से गलती हो गई ना साहब, और वहां पे अगर लॉस हुआ तो एवरी पार्टनर शेयर द लॉस। क्योंकि गलती होना बिजनेस में आम बात है ना, उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो अनलेस इज कमिटेड फ्रॉड और विलफुल निग्लेक्ट। तो अगर आप विलफुल निग्लेक्शन हो रहा है तो लॉस जो है वो आप ही बेयर करोगे जिसने विलफुल नेग्लिजेंस दिखाया है, राइट। और अगर फ्रॉड किया है तो उस केस में भी जो है वो इंडिविजुअल लायबिलिटी बनेगी। ओके, नाउ एफ समझ में आ गया। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है ई में, द फर्म शेल इंडेमनिफाई अ पार्टनर। क्या बोल रहा है, फर्म शेल इंडेमनिफाई फर्म, मतलब ए बी सी अगर पार्टनर है और तीनों ने मिलकर गड़बड़ किया, firm shall indemnify firm partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss। क्या हुआ मतलब, एग्जाम्पल आपने देखो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की होगी, यस और नो। कभी कभी क्या आ जाता है कि एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि मिनिमम प्रॉफिट इतना चाहिए। क्या बोला मैंने, मिनिमम प्रॉफिट अपने को इतना मेंटेन करना है ना। अब क्या हो रहा है, उसमें शॉर्टेज ऑफ कैश हो रहा है, आ रहा है या नहीं समझ में? यस। अब शॉर्टेज ऑफ कैश हो रहा है तो क्या करता है, चलो इमरजेंसी आ गई, चलो भैया सी जो है आप इमरजेंसी में मुझे इतना पैसा दे दो। से सपोज 10,000 रुपए जो है कैश ले आया, बोलो हाँ या ना इमरजेंसी में। अब क्या किया जाएगा, तो ये बोल रहा है साहब, firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, वो ये नहीं बोला कि मैं तुमको कैश दे रहा हूं उसको मेरे कैपिटल में रहे, तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है साहब कि ये जो इमरजेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लो इनकम टैक्स पे कर रहा है तो इनकम टैक्स तो फर्म पे कर रही है, बट फर्म के पास पैसे नहीं थे तो सी ने लाके दे दिया, तो क्या अब ये सी जो पैसे लाया है क्या इसको वापस करना पड़ेगा? यस। कौन करेगा, ए करेगा, बी करेगा या फर्म करेगी? फर्म करेगी साहब। मतलब ए और बी मिलके जो है सी को इतना पेमेंट करेंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं है? तो कहने का मतलब ये जो इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस है ये लायबिलिटीज भी है, ड्यूटीज भी है और राइट्स भी है। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलेंगे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू इंडेमनिफाई लॉस टू अ फर्म एंड इट इज द राइट ऑफ द पार्टनर टू गेट इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस फ्रॉम द फर्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एक अगर वो लायबिलिटीज है तो दूसरे साइड पे वो क्या बन रही है, राइट्स भी बन रही है। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो एक तो मैंने आपको बात की किसकी दोस्तों, जनरल ड्यूटी में बिजनेस की, और दूसरी मैंने बात की दोस्तों इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस की। तो ये भी क्लियर हो गया? यस। तो इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड और एज वेल एज फॉर निग्लिजेंस, ये इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड हो गया, इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लिजेंस हो गया। आगे बात समझते, ये क्या बन गया हमारा, ड्यूटीज बन गया। तो अगर आप राइट्स में भी देखोगे तो राइट्स में मैंने कवर किया है, क्या कवर किया हुआ है दोस्तों, राइट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन, ये रहा राइट टू बी इंडेमनिफाइड, तो ये राइट भी है। आई होप आई एम क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। नाउ आप जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो ये थ्योरी आपको वहां पे काम में आएगी दोस्तों, आप दिमाग में रख सकते हो थ्योरी को, और थ्योरी को याद रखते हुए आप अपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? यस। ओके, नाउ सेक्शन नंबर ये 10 हो गया आपका। यस। नाउ 11 पे आते हैं। अब यहां पे बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। तो बेसिकली अगर आप समझ ले तो 9 और 10 में जो भी बात हुई वो ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स थी, बट इसके कॉन्सिक्यूटिवली राइट करस्पॉन्डिंग राइट्स भी है जो कि आपको कहां पे दिया होगा, यस 11, 12, 13 पे। तो 11, 12, 13, तो बेसिकली मैक्सिमम राइट्स आपको 12 एंड 13 पे मिल रहे हैं और 9 एंड 10 पे जो है वो ड्यूटीज मिल रही है। तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर 19 पकड़ लीजिएगा, 12 एंड 13 राइट्स की बात कर रही है, बट इसमें कुछ पॉइंट ड्यूटीज वाले भी है, वो मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ
सेक्शन 11 पे आते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, देखो यहाँ पे दोनों भी आ रहा है, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सेक्शन 11 बात कर रहा है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, राइट, उसमें क्या होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स आप लिख सकते हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स होनी चाहिए, ओके। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो या तो एक्सप्रेस्ड मोड पे, एक्सप्रेस मतलब हो गया ओरल और रिटन फॉर्म में। तो मैक्सिमम जो एग्रीमेंट बन रहे हैं दोस्तों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो रिटन फॉर्म पे बनते हैं, ओरल फॉर्म में बहुत कम बनते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, राइट। और तीसरा होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब बाय एक्ट, बाय एक्ट, है ना, दैट इज पार्टनरशिप बाय विल, है ना। भाई आपने कुछ ऐसा काम किया, एक्सपायरी हो गई थी, बट उसके बाद भी आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, वो बाय विल में कवर हो गया। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। या तो बाय स्टेटस है, याद आया था, कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय स्टेटस। तो आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो बात खत्म होगी, स्टेटस के उसको लेना देना नहीं है, राइट। बट अगर आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है, राइट, बट आपने क्या किया हुआ है, डीड को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, पर आप ऐसे काम कर रहे हो जो कि बता रहे कि भैया आप ये पार्टनरशिप वाली सारी चीजें दिमाग में रखते हुए कर रहे हो, तो बाय इंप्लाइड जो है उसको पार्टनरशिप मान लिया जाएगा, है ना। जैसे तीन व्यक्ति मिलके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करके सारे काम कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे कि भाई अगर ए ने भी गड़बड़ किया तो बी सी मिलके जो है साथ देंगे, तो म्यूचुअल एजेंसी भी आ गई। तो एज सच आपने भले ही रजिस्टर नहीं किया था, बट आप काम इस तरीके से कर रहे हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड पार्टनरशिप मान लेंगे। आई होप आई एम क्लियर, यस। अभी बोलते हैं बाय इंप्लाइड, तो तीन तरीके से पार्टनरशिप बन रही, तो ओरली, रिटन और बाय एक्ट, and such contract may be varied by consent of all the partners। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो भी पार्टनरशिप बनेगा दोस्तों, varied by consent of all the partners। and ये जो consent है ये भी जो है ओरली हो सकता है, रिटन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में है, ओके, पर कंसेंट जो है ओरली दिया गया है, बोलो जरा फटाफट से, चल जाएगा क्या? रिटन में कॉन्ट्रैक्ट था बट कंसेंट जो है वो ओरली दिया गया, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रिटन में है और रिटन में ही जो है कंसेंट सारे के सारे पार्टनर्स के दिए, वो भी चल जाएगा क्या? यस। बट अगर आप ओरली करते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाएगा उसमें, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होएगा कि आपने सारी चीजें रिटर्न में की है, बट बोले सर कंसेंट ओरली है, तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, राइट, कि आपने कंसेंट लिया है या नहीं लिया हुआ है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? यस। तो जो कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो भी अगर आप रिटर्न में रखोगे तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो प्रैक्टिकली जो है वो रिटर्न में ही रखा जाता, ओरली में पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज सच नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बोल रहा हूं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और बाय इंप्लाइड है तो वहां पे आपको बार बार प्रूफ करना पड़ेगा एज एंड व्हेन इंक्वायरी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। आई होप आई एम क्लियर, यस। ये आपको मैंने सारे पॉइंट बता दिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यस, नॉर्मली इसको वाइड बोला जाता है, बट पार्टनरशिप के केस में अब चूंकि आपको पार्टनर तीन लोग मिलकर कोई काम कर रहे हो, राइट, ये तो उस केस में पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो अब चूंकि नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता था कि वाइड है, अगर आप रिस्ट्रेंट करते हो तो वाइड है, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वैलिड है। तो अगर पार्टनरशिप फॉलो हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लगेगा? जब ये साइलेंट है, जब ये साइलेंट है तो ही फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। बट इस केस में साइलेंट है नहीं, ये बोल रहा है भैया कि अगर एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट इन ट्रेड है तो वैलिड है, तो इसको वैलिड ही माना जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो सेक्शन नंबर 11 समझ में आ गया? यस, बिल्कुल। तो ओके, क्लियर है। तो ये सेक्शन 11 बहुत सिंपल सा बोल रहा है कि जो भी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, और कंसेंट जो है वो आप ओरली ले सकते हो, रिटन ले सकते हो, बाय इंप्लाइड ले सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हो वो बाय एक्सप्रेस और बाय इंप्लाइड है, और जो कंसेंट आप ले रहे हो वो भी बाय एक्सप्रेस और बाय इंप्लाइड है। क्लियर और नॉट क्लियर? बट प्रैक्टिकली यस, वहां पे प्रूफ होने में दिक्कत होगी, राइट, एविडेंस प्रोड्यूस करने में दिक्कत होगी, इसलिए इट इज ऑलवेज प्रैक्टिकेबल कि आप जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे
है दोस्तों वो रिटर्न में हो। आई होप आई एम क्लियर, वेरी गुड। नाउ सेक्शन 12 जो बात करता है बेसिकली ये राइट्स की बात करता है। कुछ कुछ पॉइंट्स है वहां पे जो ड्यूटीज की हैं, बट बाकी के सारे राइट्स हैं। पहला क्या बोलता है, ओके तो यहाँ पे अभी ड्यूटीज मैंने अभी कितनी बताई, यहाँ पे सिर्फ 3 ड्यूटीज बताई है, राइट, यस। तो ये 3 ड्यूटीज मैंने अभी कवर किए हुए हैं। चल अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं राइट्स अलग कर दूंगा, ड्यूटीज अलग कर दूंगा, आप उसको याद रख लें, मैं आपको याद करवा दूंगा तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी सारे के सारे पॉइंट टेक्निकली लॉजिकली समझ के लेते हैं। अब ये बोलते हैं सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसे किया जाए। ये जो बिजनेस की बात हुई थी, जो पार्टनरशिप आपने बनाया है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, कैसे करोगे आप बिजनेस। बोलते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो उसको फॉलो कर लो, यस सुनो यस, और उसको फॉलो करते हुए बोलता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का क्या है, अधिकार है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर बी थर्ड पार्टी के साथ कोई डील कर रहा है और ए एंड सी चाहते कि उस डील में शामिल होना या अपनी बात को रखना, तो ए एंड सी को भी रोक नहीं सकता है, भले ही वो पार्टी जो है बी ने ही लाई हो कि भैया ये पार्टी मेरे पहचान की है या कोई रिलेटेड पार्टी है, राइट, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है बी से। और अगर ए एंड सी ने बोले कि नहीं मुझे भी डील में बैठना है, मुझे भी अपनी बात रखनी है, मुझे भी आपकी बातें सुननी है, तो बी कैन नॉट स्टॉप देम टू अटेंड दोज मीटिंग्स विद थर्ड पार्टी। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो बी जितने भी पार्टनर है एवरीवन हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, नंबर 1। नंबर 2 ये बोल रहा है साहब एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब क्या हो गया, तो अगर कोई भी बिजनेस डील हो रहा है तो जिस पार्टनर को जो भी ड्यूटीज दी गई हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उनको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट। तो राइट्स में नहीं आएगा, तो नॉर्मली सेक्शन 12 जो है वो राइट की बात कर रहा है, बट उसमें एक पॉइंट जो है उसने ड्यूटीज की दे दी है। तो ड्यूटीज को यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मैंने सेपरेटली कवर कर दिया, टू अटेंड डिलीजेंटली। तो कोई भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उनको पूरा करना पड़ेगा। तो 12B जो है वो ड्यूटीज है बेसिकली, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, राइट टू बी कंसल्टेड। अब ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि चूंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, राइट, तो अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, अब आपने मीटिंग की उस थर्ड पार्टी के साथ, अब आपको डिसीजन लेना है कि भैया इतना क्वांटिटी इस रेट में इस टाइम पे इसको प्रोवाइड करना है, तो एक ने बोल दिया हाँ साहब 2 महीने के अंदर कर देंगे, एक बोल रहा है नहीं साहब ये पॉसिबल नहीं है, 1.5 महीने में ही होगा, एक बोल रहा है साहब नहीं 10 रुपए के हिसाब से, एक बोल रहा है साहब 9 रुपए के हिसाब से। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो, यस। तो अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आ गए, तो वेरिएशंस के साथ कोई डील जो है वो हो नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा, everyone has right to consult amongst all the partners. So any difference arising as to the ordinary matter as related to the quantity, related to the rates, related to the value, related to the quality, related to the time, related to the delivery, related to the place of delivery, कुछ भी चीज है, राइट, यस, कनेक्टेड विद द बिजनेस, बिजनेस से कनेक्टेड हो, राइट, मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो अब हो सकता है ऐसे डिसीजन बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब वहां पे ए एंड बी ने बोल दिया कि भैया 80 क्वांटिटी ही रहेगी पर एट द रेट ऑफ ₹10, और सी बोल रहे साहब 90 क्वांटिटीज दे सकता हूं एट द रेट ऑफ ₹9। तो किसकी बात मानी जाएगी, बोलो जरा फटाफट से, ए एंड बी की बात मानी जाएगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी पे रहेगा, एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हाँ ठीक है, आप जस्टिफाई कर सकते हो, सी बोल सकता है कि 80 एंड 10 90 एंड 9 जो है वो बेटर है, जस्ट जो एक्सप्रेस कर सकता है वो व्यू, बट जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, राइट। हाँ, ए एंड बी ने अगर ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं को सी को चुप बोल देंगे तो चुप रहे भाई, मैंने ले लिया डिसीजन, बात खत्म, तुम अब अपने व्यूज भी नहीं रख सकते। तो अगर हो सकता है सी के पास कुछ जस्टिफाइबल व्यूज हो, जो बोल रहा हो कि भैया हाँ 90 ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, 80 में कम प्रॉफिट हो रहा है, 90 अपन कर सकते हैं, 9 रुपीज के हिसाब से भी कर सकते हैं, लॉस नहीं होगा, और उसने अगर जस्टिफाई कर दिया, राइट, और उसमें से एक पार्टनर उठ के ए ने बोल दिया हाँ भाई मैं सी के साथ हूं ना, अब बी की जो बात थी ये 18 to 10 वाली ये नहीं होगी, अब 19 to 9 वाली बात आ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, और अगर वो जस्टिफाइबल रहा और अगर पार्टनर जो अपने व्यू चेंज करना चाहते तो अगेन जो मेजॉरिटी वाला
पॉइंट रहेगा उसे ही जो है वो ऑप्ट किया जाएगा बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, है ना। वंस द मैटर इज डिसाइडेड, बाद में अब किसी को राइट ओपिनियन एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। नो चेंज में बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी एंड सी ने अब डिसाइड कर लिया भैया कि 99 वाला रहेगा और ए जो था वो सी के साथ आ गया। नाउ वंस द मैटर इज डिसाइडेड, कैन इट बी चेंज्ड? कैन इट बी चेंज? बोलो जरा फटाफट से। हाँ हो सकता है साहब। कब? जब ए बी और सी मिलके ये डिसाइड करने नहीं है चलो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, तो फिर इस डिसीजन को भी जो चेंज किया जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, पर सारे पार्टनर को अपने व्यूज रखने के राइट्स हैं। डिसीजन लेने के बाद भी क्या डिसीजन को उस मेजोरिटी वाले डिसीजन को चेंज किया जा सकता है? हाँ। कब? जब तीनों पार्टनर मिलकर जो है उस चेंज के लिए राजी हो जाए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। डी वाला पॉइंट बता दिया था दोस्तों, क्लियर है? यस। तो सेक्शन 12 अगर आप देखोगे क्या बोल रहा था, 3 राइट्स है ए बी सी डी, राइट। 3 राइट्स हैं और एक ड्यूटीज था। ड्यूटीज कौन सा था दोस्तों? राइट टू बी सॉरी ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, मतलब अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। बाकी के सारे राइट्स हैं। तो टेक पार्ट इन द बिजनेस, कोई भी डिसीजन लेना तो मेजॉरिटी बेसिस पर सारे के सारे पार्टनर को अपने व्यूज देने का अधिकार है, पर अगर उस मेजॉरिटी वाले डिसीजन को चेंज करना है तो सारे पार्टनर, अगर 100% जितने भी पार्टनर उनके कंसेंट मिल गए तो आप मेजॉरिटी वाले डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। तो इसका टिप्स क्या हो गया? 1 पैक 1 सिप। तो अभी पैक कवर किया। पी मतलब पार्ट, ए मतलब एक्सेस एंड सी मतलब कंसल्टेंट। 1 पैक कवर हो गया। यस, ये ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये ड्यूटीज में चला गया। तो राइट वाली टिप्स कवर हो गई। पी ए सी, पी फॉर पार्ट, कोई भी पार्ट ले सकता है बिजनेस में। ए फॉर एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है। 3 चीज लिखी हुई यहाँ पे, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट इंक्वायरी कर सकता है, कॉपी कर सकता है। मैटर कोई अगर है, कोई मैटर है, बैलेंस शीट है, उसका जेरोक्स कॉपी चाहिए तो कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज राइट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो 1 पैक PAC। अच्छा एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस, राइट, पार्टनर ऑफ द बिजनेस, कैन ही हैज राइट टू एक्सेस दोस बैलेंस शीट? यस। He is appointed as a tax auditor, right? Yes, he can have right to access those books of account, though he is not a partner. I hope I am clear. Yes. Okay. Now, ये जो पैक है दोस्तों वो सेक्शन 12 है और जो ये सिप है वो सेक्शन 13 है। एंड मैं ये बोल सकता हूं, राइट, कि पैक भी आपको समझ में आ रहा है और सिप भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आज ये सिप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगेन यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई बिटवीन द पार्टीज। ओके, 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर के बीच में, बट नॉट मोर देन 50। नॉट मोर देन 50। 50 से नहीं, मैक्सिमम पार्टनर कितने रहेंगे? 50। मिनिमम पार्टनर कितने रहेंगे? 2 चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? बट ये जो मैक्सिमम 50 है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया दोस्तों, ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। ओके, आई थिंक 464 को सेक्शन है, मेरे को अभी दिमाग में नहीं है, बट मैं ठीक है मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। नाउ a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। क्या बोल रहा है भाई साहब? नॉर्मली मैंने क्या बोला था कि भैया अगर ए बी सी मिलके बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप में तो डेफिनेटली उनको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस, प्रॉफिट मिलना चाहिए। और रेम्यूनरेशन क्या होता है दोस्तों? जस्ट लाइक अ सैलरी। नो, इट इज नॉट अ सैलरी, आई एम सेइंग दैट लाइक अ सैलरी, मतलब एक किसी को वेतन दिया जा रहा है। यस और नो? रेम्यूनरेशन रिसीव, तो क्या बोलते हैं? नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। सैलरी और रेम्यूनरेशन में फर्क होता है। सैलरी क्या होता है? टाइम बेसिस पे होता है ना, टाइम बेसिस पे आपको मिलता है। ओके, और जो रेम्यूनरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। बस दिस इज द डिफरेंस। से सपोज मैंने एग्जांपल बोल दिया, मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया, मैंने उसको बोला 50,000 पर मंथ में आपको पे करूंगा, तो ये जो है ये सैलरी में आ जाएगा। इसमें TDS भी लगेगा आपका 192 में, इनकम टैक्स में।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने बोला ओके ठीक है, आपका इतना 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 ये काम है, ठीक है, इसमें 1 साल लगने वाला है, मैं जो है आपका जो है 50 लाख रुपए लूंगा। कितना लूंगा? 50 लाख। बोले साहब ठीक है 50 लाख मैं दे दूंगा, साल भर आप काम करोगे, पर मेरे को जो ये अमाउंट है ना ये डिवाइडेड बाय 12 कर देना। तो अब जो मुझे मंथली मिल रहा है वो उसको सैलरी नहीं बोला जाएगा, उसको रेम्यूनरेशन ही बोला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। इसका अमाउंट आप चेंज कर सकते हो, भैया किसी एक महीने में मेरे को 1 लाख दे दो, या किसी एक महीने में 5 लाख दे देना, किसी एक महीने में 6 लाख भी दे देना, किसी एक महीने में मत भी देना, नहीं चलेगा? चलेगा? यस और नो? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन। आगे बात समझ में? यस। तो रेम्यूनरेशन नॉर्मली जो है की मैनेजरियल पर्सनल्स को मिलते हैं, डायरेक्टर्स को मिलते हैं, सैलरी जो है छोटे छोटे एम्प्लॉइज को मिलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कैरी ऑन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप एज मर्चेंट। ओके, तो कोई बिजनेस था उनका और ए बी सी जो थे उस बिजनेस के पार्टनरशिप में थे, पार्टनर थे। डी टू whom they send goods for sale on commission, डी टू whom they send goods for sale on commission basis पे। तो बोले डी को बोल दिया भाई you are not the partner, okay, but I can appoint you as an agent and you are going to proceed with the sale, and whatever the sale will be there I will pay you commission on particular percentage basis. Okay. Secretly allows C a share in the commission which he receives in consideration of C. अब C ने क्या किया कि वो जो D से था, बोले भाई मैंने तेरे को लाया ना, तो तेरा जो कमीशन आ रहा है ना, समझ रहा है, तो उसमें से एक पोर्शन जो है मेरे को देते हैं। उससे सपोज अगर उसको 50,000 का कमीशन आ रहा है तो बोला 5,000 मेरे को दे दे। तो अब सी जो है क्या कमा रहा है? प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, आ रहा है बात समझ में, और उसके साथ साथ तो कमीशन जो डी आउटसाइडर को दिया जाए उस पर भी एक परसेंटेज कमा रहा है। तो क्या वो परसेंटेज जो है उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी? नहीं, उसकी इंडिविजुअल इनकम नहीं होगी, वो फर्म का प्रॉफिट होगा, पार्टनर का प्रॉफिट नहीं होगा। आगे बात समझ में? यस और नो? और चूंकि फर्म का प्रॉफिट होगा तो अगर प्रसाद बटेगा, प्रसाद आएगा तो सब में बटेगा, सब लोग खाएंगे, तो ए भी खाएगा, बी भी खाएगा, सी भी खाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर मान लो उसने 6,000 का कमीशन लिया, किसने? सी ने। किससे? डी से। तो डी ने 6,000 रुपए ऐसा कमीशन दिया, किसको? सी को। तो अब ये सी पूरा 6,000 नहीं लेगा, कितना जाएगा दोस्तों? 2,000 2,000 2,000 इक्वल है, तो ए को भी 2,000, बी को भी 2,000, सी को भी 2,000। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सी यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस टू सेंड कंसाइनमेंट्स टू हिम, ए एंड बी कम टू नो ऑफ द सीक्रेट शेयर ऑफ सी, दे कैन कंपेल सी टू रेंडर अकाउंट टू द फर्म। आगे बात समझ? तो सी को बोला कि भैया ये जो है तुम फर्म के अकाउंट में डालो, ये आपकी इंडिविजुअल मनी नहीं है, बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, एंड व्हाटएवर द, याद आ गया, मैक्सिमम एडवांटेज, कॉमन मैक्सिमम एडवांटेज मस्ट बी अकाउंटेड टू द फर्म। क्लियर? ओके। दूसरा एग्जांपल इसी में दोस्तों, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ए विदाउट द नॉलेज ऑफ बी एंड सी ऑब्टेन फॉर हिज ओन बेनिफिट, है ना, बी और सी को नहीं बताया। दूसरा बोला था भैया ऑब्टेन फेथ, फेथ रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, बोला नहीं बताना, धोखा किया, छुपा दिया, है ना। ओके। और वो क्या चाहता था उससे? इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहता था। रेन्यूअल ऑफ द लीज ऑफ द बिजनेस प्लान व्हिच बिलोंग टू द पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप की थी, फर्म की थी, आपकी इंडिविजुअल नहीं थी, तो हेड द लीज सो रेन्यूड was a partnership property, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। I hope I'm clear? Yes. अच्छा, जो प्रॉफिट भी आता है साहब वो कैसा होगा? शेयर इक्वली। तो अनलेस इट इज एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इक्वली आप शेयर कर लो, बराबर है? यस और नो? यस। अच्छा, यहां पे क्या लिया? शेयर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। अब चूंकि प्रॉफिट अर्न करना पार्टनर का अधिकार है, तो लॉस शेयर करना पार्टनर का अधिकार होगा? नहीं, क्या होगी? ड्यूटीज। आगे बात समझ में? यस। तो अगर आप 13 का बी पॉइंट आप देखोगे तो 13B आपको जो है शेयर लॉसेस दिख गया, ड्यूटीज में भी आ रहा है बात समझ में, और यही चीज आपकी राइट्स में भी आ रही है, SIIP। तो यहां भी ये देखो SIII हो गया, एस फॉर क्या हो गया दोस्तों? Yes, not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. दूसरा है share equally the profit earned, तो S हो गया। I for interest on capital, तो जो भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूशन करोगे उसका आप इंटरेस्ट ले सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो बिल्कुल आप ले सकते हो। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर आपने लोन दिया है,
क्या बोला मैंने, लोन दिया है, तो उससे ज्यादा नहीं, किससे ज्यादा नहीं दोस्तों, 6% से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ये हमने इंडेमनिफाइड वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। तो राइट्स क्या थे, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, बट लॉस शेयर करना ड्यूटीज हो जाएगा। आगे बात समझिए, कैपिटल आप लगा रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अर्न कर सकते हो, आप लोन दे रहे हो फर्म को, आ रहा है बात समझ। और अगर उसमें वो मेंशन नहीं किया गया या मेंशन किया गया है, आप कितना दोगे, तो 6% पर एनम। तो पार्टनर मेकिंग एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना, he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum। 6% के हिसाब से उसको मिल सकता है। क्या 6% से ज्यादा मिल सकता है? नहीं साहब, नहीं मिल सकता है, सिर्फ 6%। आई होप आई एम क्लियर, यस, वेरी नाइस। नाउ तो ये पॉइंट जो है हमारा कवर हो गया दोस्तों। तो SIII, तो SIII क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। I फॉर क्या हो गया दोस्तों, yes, I for interest on capital, I for interest on loan and indemnification। I hope I am clear, yes or no, yes। and this is what called as liability of the partner। partner अगर loss bear कर रहा है तो it is the liability of the partner, और अगर firm जो है loss indemnify कर रही है तो it is the right of the partner to claim that loss। I hope I am clear, yes, बिल्कुल। तो यहाँ पे SIII हो गया। ओके, नॉट एंटाइटल टू रिसीव रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो नॉट एंटाइटल, तो यहां पे भी आप जो है वो ले सकते हो फॉर टेकिंग पार्ट, पी, ये टेकिंग पार्ट, ओके, फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो सिप यहां पे आ गया। ओके, एंड सेक्शन नंबर 4 जो है वो भी बात कर रहा है किसकी, प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, तो यहां पे आगे मैं आपको सेक्शन नंबर 9 से फिर से कवर कर देता हूं ताकि दिमाग मेरे। सेक्शन 9 जो बोल रहा है वो ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर की बात कर रहा है। भैया ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे आप बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए, आपने ड्यूटीज है। दूसरा ये बोलते हैं साहब, यस, फेथफुल होना चाहिए और ट्रू अकाउंट्स, फुल इंफॉर्मेशन जो है बाकी के पार्टनर को, टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। 10 बोलते हैं साहब कि पार्टनर ने कोई भी लॉस किया बाय फ्रॉड तो इंडेमनिफाई करेगा। और सेक्शन नंबर 12 या 13 बोल रहा है कि अगर विलफुल निग्लिजेंस है वो भी लॉस जो है आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा पार्टनर को, यस और नो, यस। अच्छा, क्या फर्म भी करेगी, यस। 13 में जो है फर्म के लिए बोला गया कि फर्म अगर इमरजेंसी में कोई पैसा जो है या पेमेंट जो है पार्टनर से करवाती है तो पार्टनर को वो भी पैसा जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, बिकॉज इट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ द फर्म पार्टनर, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, बट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म पार्टनर मेक्स द पेमेंट, राइट। तो देयर आफ्टर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म to indemnify the expenses। clear or not clear, yes, बहुत बढ़िया। तो PAC, 1 पैक 1 सिप, याद आया क्या, तो 1 पैक, P फॉर क्या हो गया, टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस, A फॉर एक्सेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड C फॉर कंसल्टेशन होना चाहिए। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कंसल्ट कर सकता है बिफोर टेकिंग व्हाट डिसीजन। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। SIIP क्या हो गया दोस्तों, S फॉर क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, राइट, ओके। I फॉर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, I फॉर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, एंड P फॉर क्या हो गया दोस्तों, यस, नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन ऑन द पार्ट टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। You have just right to enjoy the profit, but not to take what remuneration, right? Remuneration अगर आप लेना है, अगर आपको चाहिए तो आप yes, आपने definitely intellectual skill अगर आप provide करते हो apart from the partner or as an individual capacity, then only you have right to take what remuneration, but definitely not from the conduct of the business। I hope I'm clear। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ A, B and C are the partners, right? Yes, A, B and C are the partners। अब C जो था उसमें उसने इंजीनियरिंग की हुई थी, राइट, तो उसको मशीन को जो है राइट रिपेयर करने की भी जो तरीका है वो पता था, बट बेसिकली उनका बिजनेस क्या था, सेल परचेज करना है, बट रिपेयरिंग की बात नहीं थी। अब उनको कोई जो है मैकेनिक नहीं मिला, तो सी ने बोला भाई मैंने इंजीनियरिंग की हुई, मुझे आता है, मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ, बट आई विल चार्ज टू दैट, राइट। तो वो जो चार्ज कर रहा है वो रेम्यूनरेशन हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल स्किल है, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर, यस। तो एज सच ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं थी, तो अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टनरशिप डीड में नहीं है निभाता है कोई पार्टनर, तो डेफिनेटली उसके लिए उसको एक्स्ट्रा जो है रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा तुमको।
क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो राइट्स आपको याद रहेंगे दोस्तों, यस, 1 पैक 1 सिप, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, अच्छा इसमें अब ड्यूटीज भी बहुत सारी कवर कर ली, तो ड्यूटीज को भी सॉर्ट आउट कर लो ताकि याद रहे। चलो, नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन आ गया, यस, ऑन द कंडक्ट, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी पॉइंट कवर हो गया। 13A में कवर कर लिए, डिलीजेंटली ये भी कवर कर लिए। शेयर लॉसेस, हाँ, प्रॉफिट एंजॉय करना राइट है, बट शेयर लॉस करना क्या है? लायबिलिटी है। ओके, देन इसके बाद, अच्छा ये बाद में सेक्शन 29 पे कवर करेंगे। ये हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया था कि आपको जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई आप किसी दूसरे को असाइन नहीं कर सकते हो, राइट? जैसे एग्जांपल मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी कुर्सी जो है किसी दूसरे को असाइन नहीं कर सकता, बताया था मैंने। सेम वे पे पार्टनरशिप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी थर्ड पार्टी को असाइन नहीं कर सकता है, नॉट टू असाइन हिज राइट्स टू एनी अदर पार्टी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। क्या दूसरे पार्टनर को कर सकता है? यस, कर सकता है, पार्टनर को कर सकता है, बट थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, देन इसके बाद, अच्छा ये अभी 19 कवर नहीं किया, 25 13 भी, ये भी कवर हो गया, यस, विलफुल नेग्लेक्ट कवर हो गया। ओके, 30 टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, यस, अगर कोई उसकी पर्सनल प्रॉफिट हो रही है तो उसको कहां पे अकाउंट करना पड़ेगा? फॉर्म पे करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टनरशिप डीड में नहीं है, उसके लिए अगर वो रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहे हैं तो इट इज वेरी मच जेन्युइन, और उसको आप कवर भी करते हो किसमें दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, आपने पार्टनरशिप अकाउंट बनाया ही होगा, तो उस पे आप 2 अकाउंट बनाते हो, याद है ना? एक तो पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो आप, और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? नॉर्मली आप अप्रोप्रिएशन बनाते हो, अकाउंट नहीं बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंसेस आएंगे या वो इनकम आएंगी जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। जैसे आपने रेंट दिया, तो रेंट किसी पार्टनर को दे रहे हैं कि नहीं? थर्ड पार्टी को दे रहे हैं ना, तो जो थर्ड पार्टी वाले हैं सब यहां पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। पर जो आप पार्टनर को दे रहे हैं, जैसे सैलरी टू PQR पार्टनर को, तो ये एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है। रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो किसी पार्टनर को, यहां पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, यहां पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, यहां पे। तो जब भी आप कोई भी एक्सपेंस किसको कर रहे हो? पार्टनर को कर रहे हो, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। और कोई भी एक्सपेंस आप अगर आउटसाइडर को कर रहे हो, थर्ड पार्टी को कर रहे हो, अदर देन पार्टनर कर रहे हो, थर्ड पार्टी डिफाइन किया गया ना, है ना? तो दोज पर्संस हु आर नॉट अ पार्टनर्स कॉल्ड एज थर्ड पार्टी, तो वो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेरी नाइस। क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसमें कवर करना है अपने को कौन कौन सा? एक तो 29 तो आज कवर नहीं करेंगे, 25 भी कवर नहीं करेंगे, 19 तक कवर करेंगे अपन, 19 भी नहीं कवर करेंगे, 17 तक कवर करेंगे। तो बेसिकली अपने पास एक सेक्शन 15 बचा हुआ है। चलिए आ जाइए पढ़ ले। ये जो सेक्शन 14 एंड 15 है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। जैसे आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, मतलब ओनरशिप इन द गुड्स, तो यहां पे पढ़ा जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। अब यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप नहीं, यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब एसेट से ही है। क्लियर? यस। तो सोगा में प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो सकता है? क्या है? ओनरशिप। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है दोस्तों? एसेट्स, राइट? यस। तो अब ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो फर्म के नाम पे हो? तो ये बोलते हैं साहब सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 स्पेसिफिकली बात करता है व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो ये बोलते हैं साहब जो भी फर्म की प्रॉपर्टी बतानी है आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। बहुत बढ़िया। एसेट्स ऑफ द फर्म यू मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी originally brought into the stock of the firm। क्या बोल रहे हैं यहां पे? जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, रिजर्व्स जो भी आपने, वो रिजर्व नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं, राइट्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? यस। तीसरा, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। स्टॉक ऑफ द फर्म मतलब क्या हो गया दोस्तों? करंट एसेट्स, ये स्टॉक में लाया हूं,
और जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है वो फिक्स्ड एसेट्स। तो मतलब ये बोल रहे साहब, कोई भी चीज, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, बैलेंस शीट के अगर करंट एसेट्स में आ गई या फिक्स्ड एसेट्स में आ गई है, आ रहा है बात समझ में, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? फर्म की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? फर्म की हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, ए पार्टनर ए था, वो सपोज मान लो बिल्डिंग ले आया। क्या ले आया दोस्तों? बिल्डिंग ले आया। तो बिल्डिंग जो लाया फर्म में, तो वो अब फर्म की बिल्डिंग हो गई। यस और नो? यस। लाने वाला कौन था? ए। तो ए के कैपिटल में उतना पैसा आ जाएगा, बट बिजनेस हमेशा किसकी रहेगी? फर्म की रहेगी। आगे बात समझ में या नहीं आया? यस और नो? यस। ये ए के कैपिटल में दिखेगा, बट बिल्डिंग हमेशा किसकी रहेगी? फर्म की रहेगी। मैंने क्या बोला? ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, ईदर बाय वे ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और बाय वे ऑफ व्हाट? करंट एसेट्स। दूसरा, बी ने बोला भाई मेरे पास तो ऐसा कोई एसेट नहीं, बट चलो मैं खरीद के मैं दे देता हूं। तो उसने कोई मशीन खरीद ली और फर्म को दे दिया। आ रहा है बात समझ में? बी ने मशीन खरीदी, तो जो इनवॉइस था उसमें बी का नाम लिखा हुआ था। तो क्या ये फर्म की मशीन होगी? नहीं। ये किसकी? अगर आप कागज देखोगे तो कागज में दिखा है साहब ये बी ने खरीदा, तो ये बी का पर्सनल एसेट है। तो ये बोलते हैं एक्वायर्ड बाय परचेज फॉर द फर्म। तो खरीदा बी नहीं है, बट दे किसको दिया? फर्म को। तो डेफिनेटली किसका माना जाएगा? फर्म को माना जाएगा। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड बाय परचेज ही किया मैंने। अच्छा, अगर मैंने हायर परचेज पे ले लिया चलेगा क्या? लीज पे ले लिया चलेगा क्या? हाँ साहब चलेगा, अदरवाइज लिखा हुआ है बाय द फर्म ने खरीदा क्या? नहीं, बी ने खरीदा, तो फॉर द फर्म। तो अगर वो फर्म को दे रहा है, आगे बात समझ? यस। और अगर मैंने बोला PQR एंड एसोसिएट्स के नाम पे अगर आपकी इनवाइस फाड़ी गई है, तो अब यहां पे क्या बोला जाए? एक्वायर्ड बाय परचेज बाय द फर्म। तो इस बार फर्म के नाम पे खरीदा गया, इसलिए परचेज बाय द फर्म है। आ रहा है बात समझ में? यस। बट अगर किसी पार्टनर ने खरीदा है और फर्म को दे दिया है, तो दिस इज फॉर द फर्म एंड नॉट द बाय द फर्म। आई होप आई एम क्लियर? यस। और किसके लिए किया गया? फर्म। आप इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। किसके लिए इस्तेमाल करो? बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। आई होप आई एम क्लियर? तो फर्म को देना ही सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। फर्म के नाम पे आ गई, और अब वो जो चीज है ना, चाहे वो करंट एसेट्स हो, चाहे करंट एसेट्स में स्टॉक आ गया, फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉपर्टीज आ गई, राइट, तो वो फर्म के बिजनेस के लिए जो है वो इस्तेमाल में होना चाहिए। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आई होप आई एम क्लियर? यस। और अगर गुडविल भी लाता है कोई पार्टनर, तो अब गुडविल भी लाया तो डेफिनेटली वो किसकी गुडविल होगी? फर्म की गुडविल होगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, वेरी गुड। अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, प्रॉपर्टी तीन चीजें दी है, प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm. Deemed to have been acquired for the firm. तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी प्रॉपर्टी आपने कैश में लिया हो, कैश ऑब्लिक बैंक में, है ना, किसके लिए? फर्म के लिए, फॉर द फर्म। और यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द फर्म, तो फॉर का मतलब ये यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने फर्म को बिलोंग कर दिया, डीम टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पिक्चर क्लियर है? वेरी नाइस। तो अगर बी ने ही खरीदा है, बी के नाम पे खरीदा है और इट इज बिलोंग टू द फर्म है ना, तो डीम टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म हो जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज मान लो बी ने जो है ओके कोई मशीन ली। अब मशीन वो खुद भी यूज कर रहा था, है ना, या सपोज मान लो मोटर कार ले ली, ठीक है। अब मोटर कार जो है वो खुद भी यूज कर रहा था और उसमें जो है स्टॉक होम डिलीवरी के लिए यूज कर रहा है, तो दैट इज बिलोंगिंग टू द फर्म। बोलो हाँ यार, फर्म के काम के लिए यूज हो रही है, डीम टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। तो अगर आप फर्म के लिए उसको काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसे फर्म का मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर हियर। तो 14 सेक्शन ये बोलता है कि भैया फर्म की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो सेक्शन 15 राइट देता है पार्टनर को
कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो अगर बिजनेस के लिए कोई होम डिलीवरी करना तो उनमें से कोई भी पार्टनर है उस मोटर कार को यूज कर सकता है। आगे बात सुनो, तो इट इज व्हाट कॉल्ड एज राइट ऑफ द पार्टनर टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 15। Yes. तो टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। आगे बात समझ में है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तो ये क्या हो गया, तो देखो एक तो राइट्स अगर फर्म के नाम पे लिया गया है और पार्टनर यूज कर रहा है तो वो राइट होगी, पर अगर किसी पार्टनर ने लिया है और फर्म यूज कर रही है तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, ड्यूटी हो जाएगी कि आपका वो एसेट भले ही आपने परचेज किया और अगर वो फर्म के काम पे यूज हो रहा है तो आपको फर्म को देना पड़ेगा, बाकी के दूसरे पार्टनर भी मतलब यूज कर सकते हैं। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी which is being used for the exclusive benefit of the partnership firm. Definitely that property will be provided to other partners of the firm. I hope I am clear. Yes or no? Yes. So 15 clear है दोस्तों? Yes or no? Yes. Now personal profits earned by partner, मैंने बता दिया। Liability of partner, पार्टनर डिराइव प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ मस्ट पे टू फर्म। मैंने बताया ना कि भाई ए बी सी वही काम कर रहे थे और ए जो है डी के साथ मिलके सेम कॉम्पिटिटिंग बिजनेस कर रहा है और उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है राइट वो किसको देना पड़ेगा, फिर वो फर्म को देना पड़ेगा। तो ए का प्रॉफिट अब सिर्फ ए का नहीं रहेगा, उसे बी और सी भी एंजॉय करेंगे, राइट। यही चीज लिखिए, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फर्म के ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट अगर वो अपने लिए रख रहा है तो एक्चुअल में वो प्रॉफिट उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं है, वो ग्रुप प्रॉफिट है, वो सभी को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फ्रॉम दैट यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन और फर्म नेम, तो अगर फर्म के नाम पे कोई काम कर रहा है या तो उसका जो काम है वो फर्म के बिजनेस को लिंक में है या तो उसने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई काम किया है, राइट, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉफिट होगा उसको बाकी के पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ये लिखा है ना पे, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, कॉम्पिटिंग नेचर मैंने बता दिया, यस नो कॉम्पिटिंग विद दैट, तो डेफिनेटली उसको जो प्रॉफिट आएगा वो जो है फर्म को देना पड़ेगा। बट एक चीज क्या मैंने बोला था कि ऐसी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है ना, और वो अगर कर रहा है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट, या फर्म नेम पे भी नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कर रहा है, अपने सारे इक्विपमेंट्स मशीन्स यूज करके कर रहा है, राइट, और सारे के सारे पार्टनर्स का उसको कंसेंट हुआ, हाँ भाई ठीक है आप कर सकते हो, तो फिर उस केस में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई भी आप काम करते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाते हो जो पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो उस केस में आपको सारे के सारे पार्टनर कंसेंट लेना पड़ेगा, और सारे के सारे पार्टनर अगर एग्रीड होते हैं तभी आप रेम्यूनरेशन के अधिकारी होगे, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, अदरवाइज आप नहीं होगे। याद रख लेना इस चीज को। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो दोस्तों? यस। एंड लास्ट पॉइंट आ गया, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अगेन वही 17, बट ये बहुत खास बात है, 17 बात कर रहे हैं, ये बोल रहे साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोल रहे हैं? वेयर अ चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब admission of the partner, new partner is admitted or existing partner is retired or existing partner is died, you have to reconstitute the firm। तो ये बोल रहा है after a change in the firm। बोलो जरा फटाफट से, क्या होगा? where a change occurs in the constitution of firm, मतलब admission हो, retirement हो, death हो, yes or no? yes, या change in profit sharing ratio हो, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम। राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, अब ये कौन सा आ गया दोस्तों? ये जो था पार्टनरशिप एट विल पे,
तो नॉर्मली पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए था, टाइम एक्सपायर हो गया, उसके आगे भी अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन द सेम। तो जो आफ्टर द एक्सपायरी तो राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होने चाहिए। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कुछ नए एडवेंचर के लिए आपने किसी नए पार्टनर के साथ समझौता कर लिया कि चलो भैया ठीक है इस एडवेंचर के लिए आपको मैं ऐड कर लेता हूँ, बताया था मैंने पिछले वाले सेशन पे, यस और नो, यस। तो उस केस में क्या बोला है, आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर वहां पे जितने भी हैं, राइट, तो वहां पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर्स। क्लियर और नॉट क्लियर, आर द सेम, सेम मतलब जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सेम होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर पूरा जो है कवर हो गया। और इसकी अगर आप समरी देख लो तो मैंने क्या बताया, वन पैक वन सिप जो है वो किसका आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज राइट्स ऑफ द पार्टनर। तो वहां पे डबल पी हो गया, एक तो पार्ट का और दूसरा प्रॉपर्टी का। तो राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी दो सिप हो गए, ठीक है, सिप मतलब सॉरी दो पी हो गए सिप के। ओके, तो यहाँ पे ये रहा, तो ये एक सिप है, यहाँ पे दिख रहा है ना, वन पैक वन सिप, तो यहाँ पे एक सिप और कर देना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वाला कवर हो जाएगा, P15 वाला, क्लियर है, ओके। देन इसके बाद 17 तो अलग है, वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही, तो 17 वाले में राइट्स है वो, ओके। एंड ड्यूटीज की अगर मैं बात करूँ तो टिप्स लिख लीजिए, कोइराला का सिप, मनीषा कोइराला है ना, तो कोइराला मतलब C फॉर क्या हो गया दोस्तों, कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। O फॉर क्या हो गया, ऑब्जर्व फेथ। I फॉर क्या हो गया, इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड। ओके, R फॉर क्या हो गया, नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन। ओके, बताया था मैंने, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट, ओके। देन इसके बाद A फॉर अटेंड डिलीजेंट, जितने भी ड्यूटीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ओके। L फॉर क्या हो गया, शेयर लॉसेस, नॉट टू असाइन हिज राइट्स। तो A फॉर क्या हो गया, नॉट टू असाइन हिज राइट्स, है ना, राइट्स आप असाइन नहीं कर सकते हो। अगेन A फॉर एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी मिली बस उसी के अंदर करना, अल्ट्रा वायर्स नहीं करना। तो कंपनीज एक्ट में अल्ट्रा वायर्स हो गया और यहाँ पे बियॉन्ड द अथॉरिटी आपको नहीं जाना है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ओके, टू बी लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली। सिप एस मतलब सेवरली, तो जितनी भी लायबिलिटी है ज्वाइंटली रहेगी, सेवरली रहेगी, है ना, यस। इंडिविजुअल कभी भी आप लायबल नहीं होगे, पूरा फर्म ही लायबल होगा, ओके। देन इसके बाद आई फॉर इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लिजेंस, ये भी कवर कर दिया था। 3P है, होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सेक्शन 15 अभी कवर कर लिया, ओके। पर्सनल प्रॉफिट की अकाउंटेबिलिटी जो है फर्म के केस में आएगी, इंडिविजुअल प्रॉफिट के केस में नहीं आएगी। एंड P फॉर टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट्स इन कॉम्पिटिंग बिजनेस, तो क्या बोला, अगर कॉम्पिटिंग बिजनेस करो तो वो फर्म का प्रॉफिट होगा, वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आप कोई भी काम पर्सनली कर रहे हो विदाउट टेलिंग अदर पार्टनर्स, तो वो भी जो पर्सनल प्रॉफिट है आपका वो फर्म का होगा, आपका नहीं होगा। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, समरी हो गई आज के लेक्चर की। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर दैट इज कोइराला का सिप, एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर वन पैक वन सिप, दैट्स ऑल अबाउट। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, इजी भी लगा होगा, राइट। तो एक दो सेशंस और मैं इसका लूंगा, पार्टनरशिप, इसका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, इसके कुछ केस स्टडीज कवर करेंगे, देन विल शिफ्ट टू व्हाट कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो चलिए इजाजत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।